हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है पीजीटी सन 2016 का पेपर है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा विधि है? चलचित्र किस प्रकार की विस्तारण शिक्षा विधि है? वाचन और दृश्य, वाचन, दृश्य, सुनना। इसका आंसर ए है वाचन और दृश्य। चलचित्र किस प्रकार का विस्तारण शिक्षा विधि है? तो वाचन और दृश्य। इसे क्या कर सकते, मतलब इसके बारे में हम बता सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं। क्या है? वाचन कर सकते हैं और हम इसे देख सकते हैं। इसका आंसर पहला होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। चलचित्र वाचन एवं दृश्य की विस्तारण शिक्षा विधि है। चलचित्र द्वारा व्यक्ति संबंधित विषय वस्तु पर अपने विचारों को नियंत्रित कर उन पर मनन का आधार प्रस्तुत करता है। चलचित्र में श्रव्य तथा दृश्य दोनों विधि को अपनाने से बच्चे जल्दी समझ पाते हैं तथा इस विधि से बच्चे की रुचि जागृत होती एवं विकास करती है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम क्या है पढ़ा रहे हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बताने के साथ साथ उसका हम फिगर दिखाते हैं, तो बच्चे क्या है उसमें ज़्यादा सीखेंगे। उसको फिगर को देखकर और सुनकर, उससे क्या है कि उनका जो सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा सीखेंगे, वो जागृत होंगे, उस फिगर को देख के जागृत होंगे, उसके बारे में सुनना चाहेंगे। तो क्या होता है, इसलिए चलचित्र और वाचन जो है, चलचित्र क्या है, वाचन एवं दृश्य दोनों के अंतर्गत आते हैं। आगे है, चलचित्रों को प्रसार शिक्षा में लाने का क्या उद्देश्य है? जो चलचित्र विधि है, चलचित्र जो विधि है, इसको क्यों लाया गया है प्रसार शिक्षा में? इसका क्या उद्देश्य है? जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा रुचि को प्रेरित करने के लिए। कोई हम लोग फिगर देखते हैं तो उसके बारे में क्या होता है, कोई बच्चा देखता है तो उसके बारे में जानने की इच्छुक होता है कि यह है क्या चीज़, उसके बारे में क्या जानने की इच्छा रखता है, प्रेरित होता है। किसी विषय सामग्री या कार्यक्रम के क्रमिक विकास को समझाने के लिए, विशिष्ट भागों को समझाने तथा स्पष्ट करने के लिए क्या है, हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई कार्यक्रम है या तो हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को फिगर दिखा रहे हैं, फिगर दिखाने के साथ साथ उसे हम बता भी रहे हैं, या तो कोई कार्यक्रम योजनाएं हो रही है तो उसके साथ हम क्या है, जो इसके बारे में हम उसको प्रसार शिक्षा दे रहे हैं, उस फिगर को हम दिखाकर और उसके बारे में बताएं, तो क्या हो, जो प्रसार शिक्षा होगा वो अच्छा प्रभावित होगा क्या, और जो व्यवहारिकता में वो लोग समझ पाएंगे। इससे क्या होता है, चलचित्रों का ये क्या होता है, इसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सीखने में मदद होता है। तो वाचन और जो दृश्य है ये शिक्षा विधि, विस्तारण शिक्षा विधि के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोग हर दवा, रोकथाम दवा, प्राथमिक दवा, आधुनिक दवा, क्या है? तो इसका आंसर क्या है? तीसरा सही है, रोकथाम दवा। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन रोकथाम दवा का प्राथमिक उद्देश्य है, जबकि रोग हर दवा, आधुनिक दवा प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? रोकथाम दवा। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोकथाम दवा, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली खांसी से होती है, तो काली खांसी से क्या होती है? एन मेनिंजाइटिस, एम निमोनिया, एस पयोजिन्स, बी पर्टुसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? चौथा है, बी पर्टुसिस। इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं। काली खांसी या जिसे कुकर खांसी के नाम से जाना जाता है, यह खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो बोर्टेला पर्ट्यूसिस क्या है, जीवाणु का नाम है, जीवाणु से फैलती। यह जीवाणु ऊपरी श्वसन प्रणाली से जुड़कर विषाक्त पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे सिलिका झिल्ली को क्षति पहुंचती है। काली खांसी सामान्यतः छोटे बच्चों को ही होती है, जो अत्यधिक हानिकारक है। काली खांसी के लक्षणों में आवाज़ के साथ तीव्र खांसी, उल्टियाँ, थकान आदि शामिल है। यह जीवाणु अपने संक्रमण के आरंभ में नाक व गले को प्रभावित करता है। यह सामान्यतः 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों की श्वसन प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है। इसलिए शीघ्र व समय से बच्चों को डीपीटी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। डीपीटी का टीका इसलिए लगाया जाता है, लगवाना जरूरी होता है कि जो काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, इन सभी बीमारियों से बचा जा सके।
बोर्टेला पर्टिसिस जो नामक जीवाणु है, इन सब से बचने के लिए, काली खांसी, डिप्थीरिया, इन सब से बचने के लिए क्या है, डीपीटी का टीका लगाना जरूरी है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये टीका लगवा देना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अन्य गैसों जो न्यून मात्रा में वायु में है, अन्य गैसों जो न्यून मात्रा में वायु में है क्या है, आर्गन है, नियान है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो जो न्यून मात्रा में वायु में है तो कौन कौन सी हैं, इसका आंसर ए सही है, आर्गन है और नियान है। आर्गन है और नियान, ए इसका आंसर सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। आर्गन और नियान गैस न्यून मात्रा में वायु में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम आयु का आवागमन अधिकतर डॉट डॉट जैसे स्थानों पर पाया जाता है। सार्वजनिक हाल, सिनेमा, कारखाना, बस अड्डे। इसका आंसर पहला होगा सार्वजनिक हाल में भी, और क्या है दूसरा सिनेमा, और क्या है इसमें चौथा बस अड्डे। यहाँ पे क्या कृत्रिम आयु की बात कही गई, जो हवा होती कृत्रिम हवा, उसकी बात कही गई आवागमन का, तो ये सार्वजनिक हाल में, सिनेमा में और बस अड्डे पे क्या है जैसे स्थानों पर पाया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर सार्वजनिक हाल, सिनेमा तथा बस अड्डे जैसे स्थानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीए को विस्तारित करें। ईपीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ईपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, देखते हैं। इसेंशियल पेंटानाइक अम्ल है, एकोसाइपलमिटिक अम्ल है, इकोसापेंटोइनिक अम्ल है, इकोसापेंटेनाइक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है, इकोसापेंटोइनिक अम्ल है। इसका आंसर क्या है, तीसरा सही है। ईपीए का पूर्ण रूप जो है इकोसापेंटोनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन दूध का छाछ केसिन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है। स्तन दूध का छाछ केसिन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है, तो क्या होता है 60 संबंधी 40, 18 संबंधी 82 और 80 संबंधी 20, 90 संबंधी 10। इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर है चौथा। क्या है, स्तन दूध का छाछ केसिन अनुपात आरंभिक स्तनपान में 90:10 होता है। इसका आंसर चौथा सही है। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आयरन टाइपिंग नहीं हुआ है, किसकी बात कही गई ये समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी है कि इसमें आयरन की बात कही गई है। तो चलते क्वेश्चन की ओर। गर्भावस्था के दौरान आयरन वांछित आईसीएमआर है, तो कितना आईसीएमआर के मतलब इसमें क्या है, समरी में क्या बताया गया है, कितना देना चाहिए गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयरन की मात्रा। तो इसमें क्या है कि 21 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, 10 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, दूसरा इसका आंसर सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान वांछित आईसीएमआर 35 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में है। जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। दीमक, तिलचट्टा, चूहे, घरेलू मक्खी। इसका आंसर क्या होगा, जो जिंक फास्फेट है चूहों के लिए होता है। तीसरा इसका आंसर सही होगा। जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में चूहे के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में तिलचट्टा तथा घरेलू मक्खी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें साफ बात कहा गया है कि तिलचट्टा के लिए और क्या है घरेलू मधुमक्खी के लिए जिंक फास्फेट का प्रयोग नहीं होता है। क्या है, तो इसका आंसर तीसरा सही है, चूहे के लिए। आगे क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां डॉट डॉट के लाभार्थी हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जवाहर रोजगार योजना। इसका आंसर है 6 वर्ष से कम आयु बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, किशोर लड़कियां हैं, डॉट डॉट लाभार्थी हैं, क्या है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत। तीसरा इसका आंसर सही है।
इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लाभार्थी हैं। 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। 0 से 6 वर्ष के बालकों क्या है? स्वास्थ्य में सुधार करना। बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। क्या है? जो जानलेवा बीमारियां होती थी उनका क्या है? टीकाकरण से कार्यक्रम चलाकर टीकाकरण करके उससे सहयोग प्रदान करना। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना। उनके पोषण में सुधार करने के बाद क्या है? बाल मृत्यु दर की समस्याएं कम हो जाती थी। आगे क्वेश्चन है कि एक बालक चलने, दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डॉट के दौरान नियंत्रण पाता है। एक बालक है, चलता है, दौड़ता है, अपनी गतिविधि करता है, उस पर कितने वर्ष में जो बच्चा होता है जो अपनी गति पर नियंत्रण करता है? 1 से 2 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 1 या 2 वर्ष, 7 या 8 वर्ष, 4 या 5 वर्ष, 2 या 3 वर्ष। इसका आंसर तीसरा है, 4 या 5 वर्ष में क्या होता है? बालक चलने, दौड़ने और अपनी एक्टिविटी पर क्या है? नियंत्रण करने लगता है। एक बालक चलने, दौड़ने जैसी गतिविधियों पर 4 या 5 वर्ष के दौरान नियंत्रण कर पाता है। चलने की क्रिया पाँव से प्रारंभ नहीं होती, अपितु यह उसकी धड़ तथा भुजाओं की मांसपेशियों से प्रारंभ होती है। बालक क्रियात्मक विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर चलना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की शुद्धिकरण की भौतिक विधि है? उबालना, अवसादन, तनुकरण, उपचयन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है, उबालना। जल की शुद्धिकरण का अगर भौतिकी विधि कहा जाए तो उबालना सही होगा। ये क्या है? जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल में शुद्धिकरण की भौतिक विधि उबालना है। जल उबालने से उसमें मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा जल से होने वाले संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। जल द्वारा होने वाले जो संक्रामक रोग है जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड, ये सभी क्या है? जल से होने वाले संक्रामक रोग हैं। जल को अगर हम बॉयल कर दिए हैं, उबाल दिए हैं, उससे क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और जल का शुद्धिकरण हो जाता है और उसे पीने से क्या होते हैं? हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं डालेगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेन्युलोसाइट क्या है? ग्रेन्युलोसाइट क्या है? तो पहला है न्यूट्रोफिल्स है, दूसरा है इओसिनोफिल्स है, तीसरा है बेसाफिल्स है, चौथा ये सभी। इसका आंसर ये सभी है। ग्रेन्युलोसाइट व न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आदि सम्मिलित हैं। इनका व्यास 10 से 15 माइक्रोन के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। क्या है? थ्रोम्बोक्सेन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बिन। इसका आंसर होगा चौथा, थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है कौन? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन कर देता है। यह थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। इसका आंसर चौथा सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि डिग्लूटिशन की डॉट की प्रक्रिया है तो निगलना, उत्सर्जन, चबाना, इनमें से कोई नहीं। तो डिग्लूटिशन की जो प्रक्रिया है निगलना है। इसका आंसर ये सही है। डिग्लूटिशन निगलने की एक प्रक्रिया, इसके अंतर्गत भोजन का खाद्य पदार्थ को निगला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जीवक के लिए प्रयुक्त होता है। पुनर्जीवक डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। रक्ताधान, कृत्रिम श्वसन, डायलिसिस, अतिछनन। इसका आंसर क्या होगा? कृत्रिम श्वसन। पुनर्जीवक के लिए क्या है? कृत्रिम श्वसन होता है। आगे है इसके बारे में बताया गया है कि पुनर्जीवक का प्रयोग कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। कृत्रिम श्वसन क्रिया का उद्देश्य जो होता है क्या है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः आरंभ करना, वक्षस्थल का पर दबाव देना। कृत्रिम श्वसन देने की 3 विधियां हैं। जो कृत्रिम श्वसन दिया जाता है इनकी 3 विधियां हैं, शेफर्ड विधि, लाबोर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि।
ये तीनों विधियां कृत्रिम विधि के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है पेप्सिन, HCl, रेनिन, एंजाइम। आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है तो पेप्सिन, HCl, रेनिन, एमाइलेज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दूसरा है HCl। आमाशय में पेप्सिनोजन व प्रोनिनिन एंजाइम की सक्रिय कार्य करने का कार्य HCl करता है। आमाशय की भित्तियों में स्थित जठर ग्रंथियों की पैरासाइट कोशिकाएं HCl का स्रावन करती है। आमाशय की जठर ग्रंथियों में प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर रस का स्रावन होता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को खत्म करता है, जिससे भोजन सड़ने से बच जाता है। साथ ही HCl क्या है? पाइलोरिक छिद्र के खुलने व बंद होने पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदर आंत्र नलिका का भाग बनता है। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग बनता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या सभी? इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, उदर आंत्र ये सभी नलिका के भाग क्या है? नहीं है, भाग नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांद्राभ हार्मोन्स का उदाहरण है इंसुलिन, इपिनेफ्रिन, ग्लूकागान, एस्ट्रोजन। इसका आंसर क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सांद्राभ हार्मोन्स का उदाहरण है, जबकि इंसुलिन, इपिनेफ्रिन, ग्लूकागान तीनों ही सांद्राभ हार्मोन्स के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणु सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। इसका आंसर क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। चौथा इसका आंसर सही। आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी कमेंट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल इसके आगे हम क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।